जैसे यहाँ पर आपका इसके अंदर आपका नोच पॉइंट नहीं दिया है यहाँ पर, तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये C3 मतलब कि यहाँ पर आपका ABCD के नाम से टॉपिक दिया गया है। मतलब कि इस बॉल को रीड करने का तरीका है, मतलब कि इस आईसी को रीड करने का जो सिंपल सा तरीका बताया गया है वो इस तरह से बताया है। देखो यहाँ पर आपका ABCD वाला पैटर्न को यहाँ पर रीड किया गया है। ये आप कैसे रीड करते हैं वो समझ लेते हैं पहले, किसी आईसी को रीड करने का तरीका। तो जैसे मान लो कि यहाँ से इन्होंने ए माना इसे, जैसे हमारा 15 पिन है टोटल, तो इन्होंने इसको ए माना है। इसका मतलब इस आईसी का नोच पॉइंट आपका यहाँ पर होगा। इस आईसी का जो नोच पॉइंट होगा वो इस साइड होगा आपका। यहाँ पर इन्होंने ए माना है तो इस आईसी का नोच पॉइंट यहाँ पर होगा, क्योंकि जहां से ए होता है ABCD में, यहाँ पर ए हो वहीं पर नोच पॉइंट होगा। ABCDE, क्योंकि हम कभी भी किसी भी आईसी को रीड करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत। जो आपका घड़ी होता है ना, वो आपका चलता है इस टाइप से 1 2 3 4 या ABCD, इसमें उल्टा होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे हम इसे ABCD, तो ये पूरा सेक्शन ए का है। ए का ये भी पॉइंट हुआ, ये पूरा लाइन ये ए का है। ऐसे आपका ये टोटल लाइन पूरा बी का है, तीनों पॉइंट बी के हैं। अब यहाँ पर हमको कैसे पहचानना है कि बी में तो तीनों पॉइंट आ रहे हैं, तो इसमें से कौन से पॉइंट का नाम सामने है, तो इसको हमको 1 2 3 के नाम से और ऐड कर देते हैं। जैसे हमने इसे मान लिया लाइन को 1, ये 2 और ये 3। तो जैसे अगर मुझको ये वाला पॉइंट को रीड करना है इस पॉइंट का, तो इसका पॉइंट का नाम क्या होगा, तो इस हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं हम कि यहाँ से सी, मतलब कि ये लाइन सी में आता है, सी का लाइन है, पर सी का कौन सा पॉइंट है, सी में 3 पॉइंट आता है, तो यहाँ से 1 2 3, हाँ सी का ये थर्ड पॉइंट है। तो इस तरह से हम आईसी को रीड करते हैं, जहां पर आईसी में ABCD और 1 2 3 के नाम से होता है। जहां पर ABCD होगा उसमें इस तरह से रीड करेंगे आईसी को। तो यहाँ पर जो आईसी का मेंशन किया गया है वो इस टाइप से आपका मेंशन किया गया है यहाँ पर आपका। अब हमको इस आईसी को रीड करना है, तो हमारा ये आईसी है। अगर मेन डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर इसको ABCD के नाम से रीड नहीं किया गया है। यहाँ पर जो इसको रीड किया गया है वो आपका रीड किया गया है यहाँ पर उसको 1 2 3 के नाम से यहाँ पर आपका रीड किया गया है। तो हम इस आईसी को कैसे रीड करते हैं, इसके लिए हम इसको देखो, यहाँ से हमने लेआउट से ये आईसी का नंबर लिया, लेआउट से इस आईसी का नंबर था हमारा U440। अब हम 44404, तो हमने यहाँ से इस आईसी को कॉपी किया है U404। तो हमने यहाँ पर सर्च करते हैं U404 और सर्च कर देते हैं यहाँ से, जिससे डायग्राम में आईसी का मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 404 के नाम से आपका ये आईसी मिला है यहाँ पर हमारा। ये आपका आईसी है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो ये हाईलाइट हो गया जो पहले वाला जो आईसी था यहाँ पर। तो इसमें आपका ABCD के नाम से यहाँ पर डिटेल दिया गया, और यहाँ पर देखेंगे तो नाम वही है, +5 -5 वोल्टेज के ये दोनों नाम है। ये आपका आउटपुट में +5 वोल्टेज, जिसे आप BSP के नाम से जानते हैं, ये BSN के नाम से जानते हैं, -5 वोल्टेज। अब हम इस आईसी की बात करते हैं। अब इस आईसी को काम करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए BPH पावर। मतलब कि आप एक मिनट हम यहाँ से समझ लेते हैं, ये रहा इसका। जैसे हमने अभी समझा था कि इस आईसी का जो नोच पॉइंट है वो आपका किस साइड है, आपका नोच पॉइंट इसका है इस साइड, इसका नोच पॉइंट यहाँ है।
क्योंकि हमने इसको पढ़ा था एंटी क्लॉकवाइज आपका था, तो ये आपका ए था, ये बी था, और ये सी, और ये डी, और ये ई। हमेशा उल्टा पढ़ते हैं नोच पॉइंट से, और इसको हमने 1, 2 और 3 पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारे इस आईसीयू को काम करने के लिए आवश्यकता होती है बीपीएच पावर की, तो जो आपका यहां से आ रहा है, ये कितना होता है 3.7 से लेकर आपका 4.2 वोल्टेज तक आपका ये होता है। तो ये आपका पिन नंबर कितने पर अटैच है, तो आप इसे ऐसे रीड करेंगे 1, 2, ऐसे रीड करेंगे तो ये 1 की लाइन में है, या ए बी सी डी, डी की लाइन में है, मतलब इस लाइन, इस पॉइंट का नाम होगा आपका डी, और ऐसे 1, D1 पर हमारा डायग्राम के अंदर डीपी पावर का लाइन इंटर होगा। तो हम ये देखेंगे डायग्राम के अंदर। तो यहां से अगर हम D1 देखते हैं अपना, तो देखो ये रहा, ये आपका D1 है, ठीक है। तो D1 में सबसे पहले आपका ये रहा वी सिस्टम, सिस्टम वोल्टेज, जिसको आप बीपीएच पावर बोलते हैं। क्वालकॉम सीपीयू में इसका नाम बीपीएच पावर होता है, और मीडियाटेक सेट के अंदर हम इसे सिस्टम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहले आपका इस आईसी की पिन नंबर D1 पे आता है। देखो D1 और C1 दो पिनों पर आपका अटैचमेंट में, इसमें आपका एक कॉइल लगा हुआ है बीच में। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने डिजाइन किया है, तो यहाँ पर इसके हिसाब से C1 में इसका इनपुट है, और D1 में इसका स्विचिंग का लाइन है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका C1 हुआ, ये लाइन आपका C1 है, ये लाइन आपका D1 है, ये आपका D1 हो गया, ये C1 हो गया। तो इस डायग्राम अगर आप हार्डवेयर के हिसाब से देखेंगे, तो हार्डवेयर के हिसाब से इसमें समझाया गया है कि इसका जो C1 लाइन है वो इसका स्विचिंग लाइन है। स्विचिंग मतलब LX। स्विचिंग का मतलब होता है कि जैसे आपका, आप लाइट सेक्शन में बूस्ट कॉइल पढ़ते हैं, बूस्ट कॉइल में बूस्ट कॉइल का एक सिरा आईसी के अंदर जाता है, और सेकंड सिरा डायरेक्ट बूस्ट को टच करते ही आईसी में चला जाता है, जैसे ये वाला लाइन, और सेकंड सिरा आईसी में जाता है, वहां से डायोड अटैच होता है। तो जो भी लाइन कॉइल के सेकंड साइड से आईसी में डायरेक्ट जाता है, तो उस लाइन में हमारा स्विचिंग होता है। तो अगर आप हार्डवेयर के हिसाब से देखेंगे तो इसमें समझाया गया कि C1 लाइन पर स्विचिंग होगा, ठीक है। अगर आप इस चीज को डायग्राम के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इस लाइन से तो ये समझ में आ रहा है कि आपका इस साइड से आपका सिस्टम वोल्टेज आया है, इस साइड से, और ये सीधा इसको टच करते ही यहाँ चला गया। इसका मतलब इस लाइन का नाम D1 कहलाएंगे। D1 पर हमारा सिस्टम वोल्टेज आना चाहिए, इसका मतलब तो ये होता है। इसे देखने के बाद अगर आप इसके डायग्राम में जाएंगे, तो डायग्राम में ऐसा नहीं, डायग्राम में आपको क्लियरली समझाया गया है कि आपका जो सिस्टम वोल्टेज है, जो पहला आपका सिस्टम वोल्टेज आएगा, वो सीधा सीधा आपका यहाँ पर C1 में इंटर हुआ है। मतलब पहले आपका बीपीएच पावर C1 में इंटर हुआ है, और कॉइल के बाद जो सेकंड लाइन बना है उसमें स्विचिंग होता है, वो D1 कहलाएगा। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो डायग्राम है वो हल्का सा, यहाँ पर जो भी बोनियो टीम ने इसको थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा इसको यहाँ पर उनको थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ से उनको इस सिस्टम को ऐसे करना चाहिए था। ये जो लाइन है आपका, ये लाइन ये लाइन आपका आना चाहिए था डायरेक्ट, ये आपका डायरेक्ट आना चाहिए था, ये वाला। और इसके इस लाइन पर आपका, या आप कह सकते थे आपका फिर स्विचिंग होता दूसरी साइड से। डायग्राम में आपका ये समझा है कि डायरेक्ट लाइन आपका आया है। तो आपको ये चीज को ध्यान रखना होगा, अगर बोर्नियो में भी गलतियां होती हैं तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको ये समझना होगा। तो कि C1 और आपका स्विचिंग और इनपुट में अंतर होता है। स्विचिंग होता है कॉइल के बाद का लाइन, और इनपुट होता है डायरेक्ट आईसी को मिलने वाला वोल्टेज। चलो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
जब इस आईसी में वोल्टेज इनपुट हो जाता है आपका बीपिच पावर, ठीक है, एक साइड कॉइल होता है, कॉइल का काम होता है आपके वोल्टेज को बढ़ाना। जैसे बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है, आपके वोल्टेज को बढ़ाना। ऐसे ही इसमें जो कॉइल का यूज हुआ है वो भी आपका प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज को बढ़ाने में इसका यूज होता है। जैसे लाइट सेक्शन में होता है, उस सेम टू सेम इसमें भी है, इसका भी उसमें यूज होता है, ठीक है, बूस्ट करने के लिए वोल्टेज को। जब आप यहाँ पर ये वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जब आपको इनपुट मिल जाता है इस आईसी में, इनपुट मतलब इस आईसी को आपको ऑन होने के लिए जो वोल्टेज की आवश्यकता होती है वो आपको विविध पावर आपका मिल रहा है। उसके बाद इस आईसी में सबसे पहले इसके अंदर आउटपुट होने के लिए प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज आउटपुट होने के लिए इसमें दो ईएन आते हैं। आपके इस आईसी के अंदर दो ईएन आते हैं, एक ईएन पॉजिटिव होता है जो कि प्लस के 5 वोल्टेज बनाने के लिए होता है, दूसरा होता है ईएन नेगेटिव जो कि माइनस के 5 वोल्टेज बनाने वाला नेगेटिव ईएन होता है। ईएन का मतलब ही होता है कि आपका इस आईसी के अंदर जिस के लिए स्विचिंग कराया जा रहा है उनको 11 मतलब कि ऑन करने के लिए, लाइन को इनेबल करने के लिए आपका ईएन आया। ईएन का मतलब होता है इनेबल करना, ठीक है। तो ये दोनों आपकी सीपीयू से आते हैं, मतलब आपका देखो यहां पर आपका ये हुआ। इसके बाद इस आईसी को में ये दोनों वोल्टेज बनाने के लिए इनपुट चाहिए, मतलब कोई भी आईसी कैसे काम करता है, कोई भी आईसी काम करने के लिए उसको पहले चाहिए इनपुट। इनपुट इसको मिल रहा है बीपीएच पावर, फिर चाहिए ईएन, ईएन के बाद ही आउटपुट होता है, फिर उसके बाद आउटपुट होता है आपका, उसके बाद आपका आउटपुट होता है। तो इसमें आपका ये हो गया इनपुट। अब ईएन आएगा, तो यहां पर सीपीयू से दो ईएन आते हैं। अब दो ईएन आपके कितने पिन पर आते हैं तो वो भी देख लेंगे आप यहाँ पर। तो आपका लिखा हुआ है जीपीआईओ, मतलब कि ये सीपीयू की तरफ से आपका लाइन आता है, एक बी वन है और एक ए वन, मतलब बी वन और ए वन पे ये जुड़ा हुआ है। तो देखेंगे एक बार वीडियो के थ्रू बी वन और ए वन लाइन कौन सा होगा हमारा। तो ये हमारा आईसी है, जूम करेंगे तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ भी है बी वन ए वन। तो यहाँ पर आपका लिखा है, ये आपका है ए वन और ये बी वन। यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट है ए वन और बी वन। यहाँ पर आपके ये ए वन बी वन, मतलब ए वन बी वन पर हमारा इनपुट आता है, ईएन आता है सीपीयू से। तो हम इसको देखेंगे, एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं हमने, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आपका सीपीयू सीधा सीधा ईएन यहाँ पर आ रहा है। और हम यहाँ चेक करेंगे तो सेकंड ईएन भी सीपीयू से आ रहा है। तो ये डिसाइड हो गया यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर ये हमारा आईसी है, तो इस आईसी में आपको ईएन भी चेक करना है। ये हमारा नोज पॉइंट है, तो इसको हम ए पढ़ेंगे तो हमारा ए वन और बी वन पर हमारा आता है ईएन। ठीक है, जब तक अगर आपका ईएन नहीं आएगा, ये वैसे मान लो ये ईएन आपका पॉजिटिव वाला, ये ईएन नेगेटिव के लिए, मतलब अगर आपका ये वाला ईएन नहीं आया, मान लो कि सीपीयू से आपका ये वाला ईएन आ रहा है और ये नहीं आया, तो केवल आपका अगर नेगेटिव वाला ईएन आ रहा है तो आपका केवल माइनस के 5 वोल्टेज ही आउटपुट होंगे, और प्लस का 5 वोल्टेज आपका आउटपुट नहीं होगा, चाहे आप कितनी बार भी ऐसी चेंज कर देना, क्योंकि ईएन इसमें जो वोल्टेज आउटपुट हो रहा है उसके लिए, उस लाइन को इनेबल करने के लिए आपका ईएन सीपीयू से आता है। ठीक है, अब ये इनेबल कब आएगा, जबकि इस आईसी को किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है,
तो इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए इसमें दो लाइन आपकी डेटा क्लॉक की होती हैं। ये तो आप समझ गए। ईएन अगर आपका इसमें से कोई भी एक ईएन नहीं आया तो आपका एक वोल्टेज नहीं बनेगा, प्लस का ईएन नहीं आया तो प्लस वाला वोल्टेज नहीं बनेगा, अगर नेगेटिव वाला ईएन नहीं आया तो माइनस के 5 वोल्टेज नहीं बनेंगे। तो हमने समझा था यहाँ से ईएन, ये आपके यहाँ पर आपके दो ईएन थे यहाँ पर, ये आपके V1 और A1 दोनों ईएन है, यहाँ पर लिखा हुआ ईएन पॉजिटिव ईएन नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों इनपुट था आईसी में। इस आईसी और बूस्ट कॉल को ऑन होने के लिए बीपी पावर की आवश्यकता होती है, इसके लिए स्विचिंग करेंगे और हमारे प्लस के 5 माइनस वोल्टेज बनाएंगे। तो इसके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ईएन भी चेक करना होगा, दोनों में ईएन आपका आ रहा है कि नहीं। तो ईएन को चेक करने के लिए यहाँ भी आपका 1 वोल्टेज मिल जाता है, नहीं तो आप दोनों का रीडिंग चेक कर लेंगे। रीडिंग आपका सीपीयू के थ्रू यहाँ पर दोनों का सेम रीडिंग मिलेगा, दोनों पर सेम रीडिंग मिलना चाहिए। अगर आपको किसी पर रीडिंग मिल रहा है किसी पर नहीं मिला तो आपको फिर सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी ईएन नहीं है इसमें से तो आपका एक वोल्टेज बनेगा, एक नहीं बनेगा। अब इस आईसी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसमें I2C प्रोटोकॉल का यूज किया गया है, जिसके थ्रू हमारा सीपीयू समझ जाता है कि ग्राफिक्स के वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। बनने के लिए इसकी जो पर्याप्त रिक्वायरमेंट होती है वो रेडी है कि नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर बी टू और सी टू पिन पर हमारा डेटा क्लॉक का लाइन आता है हमारा। तो B2 का मतलब हुआ आपका, B2 हमारा हो गया, ये हमारा हो गया B2, AB B2 और आपका C2, तो ये हमारा हो गया एक C2। ये रहे, तो हमारा B2 C2 पर क्लॉक डेटा क्लॉक का लाइन था, ये क्लॉक ये डेटा मान लो आप, ये डेटा क्लॉक का लाइन आता है B2 और C2 पर। तो कभी भी डेटा क्लॉक की लाइन भी आपकी जुड़ी होती है सीपीयू से, मतलब ये लाइन भी आपकी सीपीयू से जुड़ी होती है आपकी ये लाइन। और अगर आप आईसी को निकालेंगे तो सभी पिनों पर जीआर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जीआर ना, सभी पर जीआर मिलेगा आपको। तो ये भी लाइन आपकी सीपीयू से आती है दोनों, अगर ये लाइन भी कट जाएंगी तो आपके फोन की डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी। उसमें से आपको देखना होगा, अगर आपकी डेटा की लाइन कट गई तो आपके फोन में एमआई का लोगो एक बार आएगा, उसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। मान लो कि आपका किस टाइप से ये प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लो आपका ये दो लाइन है, अगर आपका इसमें लगाया रजिस्टर, इस देखो ये लाइन को काम करने के लिए यहाँ पर हमेशा पुल अप रजिस्टर लगाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपका रजिस्टर लगा है, एक रजिस्टर आपका ये लगा है और यहाँ पर दोनों लाइन में एक रजिस्टर लगता है जो आपका 2.2 किलो ओम का होता है। और ये दोनों रजिस्टर को वोल्टेज मिलता है आपका पावर आईसी से, पीएमआईसी से वोल्टेज मिलता है इनको 1.8। जब ये काम करते हैं 1.8 वोल्ट दोनों को मिलता है तब ये काम करते हैं। मान लो अगर इसमें से अगर आपका इसमें से डेटा, जो डेटा की लाइन है उसको आपका वोल्टेज ना मिले, डेटा की लाइन को वोल्टेज अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, जैसे आप फोन को ऑन करेंगे तो आपका जब ईएन इसके अंदर आ रहा है तो एक बार दोनों वोल्टेज बन जाएंगे। जैसे ईएन देखो मैंने समझाया था, कोई भी ऐसे कैसे काम करता है, कोई भी ऐसे आपका काम करता है उसमें चाहिए इनपुट, इनपुट इसको ही मिल रहा है 3.7, फिर चाहिए ईएन, तो ईएन तो सीपीयू से डायरेक्ट आ जाएगा। ईएन तो जब सेट को चालू करेंगे लाइन जुड़ा हुआ है, ईएन मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आउटपुट कर देगा। दोनों चीज मिलने पर ऑटोमेटिक आउटपुट हो जाएगा, आपके प्लस के 5 वोल्टेज आउटपुट हो जाएंगे, माइनस के 5 वोल्टेज भी आउटपुट हो जाएंगे। ठीक है, अब जब इनको रेगुलर करना होगा तो डेटा क्लॉक की लाइन की आवश्यकता होगी। जब यहां से डेटा रीड होगा, जब यहां से ग्राफिक्स का वोल्टेज बना है कि नहीं, वो डेटा जब रीड होगा, जब सीपीयू को ये डेटा नहीं मिलेगा तो डिस्प्ले को ब्लू कर देगा। उसको कुछ भी मतलब कुछ या आप कह सकते हैं कि यहां से उसको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा आईसी के थ्रू, तो वो समझेगा कि ग्राफिक की जो आईसी है वो वर्क नहीं कर रही है, तो वो डिस्प्ले को ब्लू कर देगा आपकी डिस्प्ले को। अगर इन दोनों में से कोई वोल्टेज आपका नहीं मिलेगा, डेटा की लाइन पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आपको डिस्प्ले को ब्लू कर देगा। फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले इसलिए आ जाएगा क्योंकि जब सेट को चालू करेंगे तो सीपीयू जब ऑन होता है तो वो सारे सिग्नल भेज देता है,
सिग्नल भेजेगा, सिग्नल भेजते ही इस आईसी को पहले से इनपुट मिल रहा था, ईएन मिलने से ये आउटपुट कर देगा आपको। आउटपुट करने पर आपको पहली बार में एमआई का लोगो दिख जाएगा। जैसे सेट में आगे बढ़कर जो सीपीयू द्वारा से सिग्नल सभी से रीड करता है, फिर उसके बाद आपकी डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी अगर आपका ये डेटा क्लॉक की लाइन को वोल्टेज नहीं मिला। ठीक है, तो ब्लू डिस्प्ले का प्रॉब्लम आपका डेटा क्लॉक की लाइन से भी आता है, इसीलिए हम कभी कभी डेटा क्लॉक की लाइन इसमें खराब हो जाती है अंदर। ठीक है, तो हम इसीलिए इस आईसी को चेंज करते हैं। अब मैंने आपको 15 वोल्ट की आईसी में आपको कितनी वोल्ट को रीड करा दिया, यहाँ पर हमने चेक कर लेते हैं। दो हमने लाइन इसकी थी बीपीएच पावर की, दो लाइन हमारी ये होगी बीपीएच की, दो लाइन ईएन की होगी हमारी, दो लाइन आपकी होगी I2C प्रोटोकॉल की, मतलब डेटा क्लॉक की, डेटा और क्लॉक की होगी लाइन आपकी। अब इसके बाद इस आईसी के अंदर दो लाइन होगी आउटपुट की, आउटपुट होगा आपका। तो यहाँ पर 2 4 6 8, हमने इसमें 8 लाइन को रीड कर लिया है, 8 लाइन को हम पढ़ चुके हैं, 8 लाइन का काम क्या होता है। अब हम आगे रीड करेंगे, देखते हैं 8 लाइन में से यहाँ पर 3 लाइन ग्राउंड है आपकी, 1 2 3, मतलब कि आपकी इसमें 3 पिन ग्राउंड होती हैं, इसमें से आपकी 3 पिन ग्राउंड है। तो 8 तो हम रीड कर चुके हैं, 3 पिन और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो कि ग्राउंड की पिन है आपकी, 3 पिन आप यहाँ पर ऐड कर लो, 3 पिन आपकी ग्राउंड होगी GNT। तो टोटल पिन होगा आपका, टोटल पिन आपको 11 हो गया। अब हमको इसमें 4 पिन और काम का है, वो भी हमको इसमें देखना है। तो यहां से हम टोटल 11 पिन को रीड कर चुके हैं, टोटल 15 पिन है, 4 पिन के बारे में अब हम समझेंगे। सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आपके वोल्टेज नहीं बने, सबसे पहले आप चेक करेंगे इनपुट हो रहा है कि नहीं। इनपुट अगर आपका हो रहा है उसका चेक करेंगे ईएन पर रीडिंग आ रहा है कि नहीं, ऐसे उतारेंगे दोनों पर रीडिंग चेक कर लेंगे, ईएन पर रीडिंग आना चाहिए आपको, सेम रीडिंग आना चाहिए। फिर डेटा क्लॉक की लाइन पर भी आप चेक कर लेंगे कि उन पर भी जीआर आ रहा है कि नहीं, वोल्टेज वोल्टेज आपको मिल रहा है कि नहीं। या अब ये होने के बाद उसके बाद आउटपुट तो बाद में होगा, ये हमने लाइन लिख दिया। ग्राउंड भी चेक कर लेंगे, ग्राउंड इस आईसी को मिल रहा है कि नहीं, कभी कभी ग्राउंड का भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब हम चेक करेंगे जो इसकी इस आईसी में बसती हैं 4 पिन है। अब 4 पिन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर ये दोनों थी आपकी इनपुट और ये था ईएन, ये डेटा क्लॉक का लाइन। अब इसके बाद इस आईसी के अंदर आपकी ये पिन ग्राउंड है आपकी 1 2 3, 3 पिन ग्राउंड है यहाँ पर। अब इस साइड आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक, इसमें आपका एक बूस्ट कैपेसिटर का भी यूज होता है, जहां पर हमारा जो वोल्टेज पहले कॉइल के थ्रू एक जगह पर इकट्ठा होता है, उसके बाद जैसे हमारा ये आपका D3 पर आपका ये कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर D3 पे कैपेसिटर जो लगा हुआ है, देखते हैं एक बार D3 कैपेसिटर हमारा D3, तो आपका D3 ये रहा, एक मिनट, D3 आपका ये हो गया। देखो ये हमारा कैपेसिटर, यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज, हमारा सारा वोल्टेज यहाँ पर स्टोर होता है। आपको इस पर कैपेसिटर भी आपको 5 वोल्टेज से ऊपर वोल्टेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होता है आपका, यहाँ पर भी आपको वोल्टेज मिल जाएगा, या आप कह सकते हैं यहाँ पर आप वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं कि आपका बूस्ट बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट पर होता है। इसके बाद आप 2 पॉइंट बचता है, 2 पॉइंट पर हमारा एक कैपेसिटर लगाया जाता है, जहां से हमारा वोल्टेज को इंक्रीज करके डिक्रीज करते हैं, जिसके बाद प्लस माइनस के 5 वोल्टेज हमारे बनते हैं। तो वो कैपेसिटर हमारा ये वाला होता है, ये वाला C3 और A3। तो यहाँ पर आपका लिखा है कैपेसिटर फ्लाई 1 फ्लाई 2, मतलब कि आपका कैपेसिटर जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है 5 वोल्टेज, फिर ये इस साइड से डिक्रीज कर देता है, उसके बाद हमारे नेगेटिव के 5 वोल्टेज बन जाते हैं। अगर आपका ये कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा तब भी आपके माइनस के 5 वोल्टेज नहीं बनेंगे, प्लस के तो बन जाएंगे, माइनस के 5 वोल्टेज बनेंगे। प्लस के 5 वोल्टेज आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, माइनस के 5 वोल्टेज
ये कैपेसिटर को चार्ज करके डिस्चार्ज करने पर आपकी ये -5 वोल्टेज बनाए जाते हैं। इस आईसी के थ्रू ऐसा प्रोग्राम किया जाता है। तो इस आईसी के अंदर जो ज्यादातर बेसिक प्रॉब्लम आती हैं जब आपके 5 वोल्टेज नहीं बनते हैं, तो आपका पहले आपके ईएन में गड़बड़ी होने पर आपके वोल्टेज नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ईएन आपको चेक करना है। कभी कभी आपका एक कोयल भी खराब हो जाता है। कोयल भी, अगर आपके पास कोयल को चेक करने का हेनरी का मल्टीमीटर है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपको बूस्ट नहीं बन रहा, तो आप यहाँ पर 4.7 माइक्रो हेनरी कोयल को लगा सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे आपने ग्राफिक चेंज कर दिया और आपका सब कुछ इसमें क्लियर है, उसके बाद आपको एक बार बूस्ट कॉल को चेंज करना चाहिए, क्योंकि बूस्ट कॉल आपका खराब हो जाता है अगर आपका मीटर नहीं है, तो बूस्ट कॉल को आपको चेंज करके देखना ही पड़ता है। बाकी इस टाइप से आप इसको चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमारा बूस्ट बनता है, मतलब कि जब ये आईसी और ओके होता है, जब ये आईसी काम करता है, तो हमको ये वोल्टेज मेजर करना पड़ता है। जैसे कि जो भी आईसी का डेवलपर है, उसको कैसे मालूम होगा आईसी काम कर रहा है कि नहीं। तो ये यहाँ पर सारा बूस्ट वोल्टेज आपको दिखता है। यहाँ पर आपको हाई बूस्ट मिलेगा, मतलब 5 वोल्ट आउटपुट होता है, उससे ज्यादा मिलेगा, 5.2 मिलेगा वोल्टेज आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज को। तो हमारा इस तरह से जो 15 वोल्ट की ग्राफिक आईसी होती है, वो इस तरह से आपके काम करती है। आपको इसमें अगर आपके वोल्टेज नहीं बन रहे, तो सबसे पहले आप इसमें चेक करेंगे कि आपका ईएन आ रहा है कि नहीं। ईएन के बाद आपको चेक करना है आपका I2C प्रोटोकॉल। अगर ये भी नहीं मिला, तब भी आपका आईसी आउटपुट नहीं करेगा और डिस्प्ले ब्लू हो जाता है, ये ना मिलने से। और आपका यहाँ पर जो कैपेसिटर है, बूस्ट कैपेसिटर है, उसको भी आप एक बार चेक करेंगे। ज्यादातर प्रॉब्लम हमारी ईएन ना आने से समस्या होती है, या हमारी बूस्ट को खराब होने से समस्या होती है अगर आप आईसी को चेंज करने के बाद आपके 5 वोल्टेज नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका माइक अनम्यूट किया है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर हेलो। इसमें सब सारी 15 पिन की जीआर बता दो ना सर। बोलो। हेलो सर, ये जो पुल अप रजिस्टर के बारे में बता रहे हैं सर, ये कैसे बनता है, मतलब क्या देखो, इसका फंडा क्या? जीआर यहाँ एक मिनट, जीआर बता दूं आपको। तो जैसे आपका यहाँ पर अगर आप जीआर लिखेंगे, तो जीआर आप लिख लें कि जब इस आईसी से आपका बीएसपी बीएसपी पर आपका जो जीआर निकलेगा, वो आपको मिलेगा 500 प्लस बीएसपी पर। बीएसएल पर आपका जीआर नहीं मिलेगा। अगर आप जीआर चेक करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको मीटर की प्रोब को चेंज करना पड़ेगा, तब आपको जीआर मिलेगा सेम। यहाँ पर भी आपको 500 प्लस ही मिल जाएगा। उसके बाद ईएन पर जो जीआर आता है, दोनों पर ईएन पर, वो जीआर आपको मिलेगा 400 प्लस। दोनों पर ईएन पर जीआर 400 मिलेगा। उसके बाद जो डेटा क्लॉक की लाइन है, वहां पर जीआर आपको 700 मिल जाता है, 600 से लेकर 700, तो दोनों पर सेम जीआर आएगा डेटा क्लॉक की लाइन पर। इतना अगर आप चेक कर लेंगे, तो आप आईसी चेंज करेंगे, आपका आईसी 100% काम करेगा। अगर आईसी चेंज किया आपका ने आपने और सभी लाइन क्लियर है, और आपने डेटा क्लॉक की लाइन को काम करने के लिए वोल्टेज चेक कर लिया, तो आप एक बार बूस्ट कॉल को चेंज करें। एक टाइप का इसे बूस्ट कॉल ही कहेंगे। बूस्ट को चेंज करेंगे तो आपका ग्राफिक्स के वोल्टेज 100% बन जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भाई को कोई समस्या है, अगर आपके पास 15 वोल्ट आईसी में से ग्राफिक्स वोल्टेज नहीं बनते हैं, तो आप। हेलो। हाँ बोलो। हेलो बोलो। सर, क्यों आई 83 है सर, इसमें नो लाइट, नहीं लाइट आ रही ना ग्राफिक, ओनली वाइब्रेट कर रहा है, सेट चालू हो रहा है, फोन आ जा रहा है। हाँ, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके, या तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करो। पहले आप एमआईपी लाइन चेक कर लो। देखो, जैसे पहले आपने फोल्डर अगर आपने चेक कर लिया है, ठीक है, तो सबसे पहले जी। आप चेक करेंगे उसके अंदर। एक बार हम आपका वही मॉडल खोल लेते हैं, इससे मैं आपको समझा सकूं। वो हमारा था वीवो वीवो का Y83, वीवो Y83, आपका यहाँ से 83, और यहाँ से डिस्प्ले सेक्शन। तो ये आपका डिस्प्ले, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ एक बार।
तो सबसे पहले आपको, जैसे आपको सबसे पहले आपके फोन में डिस्प्ले नहीं आ रहा तो आप एक बार फोल्डर चेंज करके देखेंगे। फोल्डर अगर आपने चेंज कर लिया है तो उसके बाद आपको चेक करना है, सबसे पहले चेक करेंगे ये MI पे लाइन जो कि 10 है, आपको ये 10 MI पे लाइन को चेक करना हो सबसे पहले। इन सभी पर आपका सेम जीआर आएगा, इन सभी पर आपका सेम जीआर आना चाहिए। ठीक है, ये लाइन कहाँ से आती है आपकी सीपीयू। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे आपको यहाँ पर पैकेज कॉल नहीं मिला है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सीपीयू के पास मिल जाते हैं। तो देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये लगे हैं आपके, देखिए 5 है, देखो 1 2 3 ये रहा 4 5, 5 आपके पैकेज को यहाँ पर लगे हुए हैं सीपीयू के पास। तो पहले आप इनका रीडिंग ले लें, रीडिंग सबका ओके होना चाहिए। इनका रीडिंग बराबर होने के बाद अब आपका चेक करना है आपको 1.8 वोल्टेज जो पावर आईसी से आता है, ये आपका 1.8 वोल्टेज है जो कि पावर आईसी से आपका आ रहा है, यहाँ पर चेक कर लेंगे। ये चेक करने के बाद अब आपको चेक करना है प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं, जो कि आपका ये रे 2 वोल्टेज। देखो यहाँ पर नाम चेंज चेक कर सकते हैं आप, बीएसपी बीएसएन लिखा है कि नहीं। तो ये कहाँ से आएंगे कि 15 वोल्ट के आईसी से आएंगे आपका। देखो ये लगी 15 वोल्ट का आईसी, ये लगी है। तो सेट को चालू करेंगे और आपको एक वोल्टेज यहाँ चेक करना है और एक वोल्टेज यहाँ चेक करना है। आपको दोनों वोल्टेज अगर नहीं मिलते हैं तो पहले आप आईसी को बदलेंगे। इस आईसी की वजह से आपका लाइट नहीं आ रहा। अगर इस फोन के अंदर आपका ग्राफिक्स नहीं बनेगा तो लाइट भी नहीं आएगा। तो पहले आप ग्राफिक्स चेक करेंगे, उसके बाद सर इस पे जीआर आ रहा है सर 500 600 प्लस, इस पे चेक कर रहे थे। हाँ, अगर आप नेगेटिव पे चेक करेंगे तो बदल के जीआर आएगा आपका 500 प्लस। उसके बाद आप सेट को चालू करो, उसके बाद वोल्टेज चेक करो दोनों पर वोल्टेज मिल रहे हैं कि नहीं। अगर वोल्टेज नहीं मिला तो आपको पहले इस आईसी को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद अब ये वोल्टेज बन जाएंगे। चेंज करने से पहले आप इसके अंदर के बॉलों को चेक कर लें कि सभी पर सब वोल्टेज चेक करना है, सब बॉल पे कि जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, उसके बाद आईसी लगाएं आप। आईसी लगाएंगे तो परफेक्ट काम करेगी आईसी आपकी। अगर उसके बाद भी वोल्टेज सर नहीं है ना, सर ऐसे सेम मॉडल लगाना पड़ेगा सर, जितना कोई बॉल है भी इसमें कोई भी। ये आईसी आपका यूनिवर्सल है, कोई भी लगा सकते हैं। मतलब कि मोबाइल मोबाइल की लाइन में जितनी भी आईसी 15 वोल्ट की हैं वो ग्राफिक्स के लिए हैं, तो वो सेम टू सेम है। अगर नाम कोई भी हो सेम टू सेम काम कर जाती है। आप 5 की लगा दो उसके अंदर, नहीं तो आप कोई भी 22 12 है उसकी लगा दो, वो भी काम कर जाएगी। सब बराबर आईसी है, यूनिवर्सल आप आईसी को कह सकते हैं एक टाइप की। सर बॉल सेम रहना चाहिए, चाहे जो भी लगा दो डाट देख के। हाँ हाँ, बस बॉल 7 चाहिए, पर वो ग्राफिक आईसी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 वोल्ट की आईसी और भी आती है, एमएमसी के लिए वोल्टेज देने के लिए भी आती है। नहीं नहीं लाइट सेक्शन के बगल से ग्राफिक आईसी वही लगाना ग्राफिक पड़ेगा आईसी ना, से तभी निकाल के तभी काम लगाएंगे हो। तो उसमें आपको नंबर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लगा देंगे। पर लगाएंगे कैसे, आपको उल्टे से चेक करने के लिए आप सीधा बूस्ट कॉल को चेक कर लेंगे। जिस हाथ पे आपका बूस्ट कॉल हो, आप वहां पर नोच पॉइंट भी होता है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। उसमें भी देख लो जहां से आप निकाल रहे हैं बूस्ट कॉल किस साइड है, और जहां लगा रहे हैं वहां भी देख लो कॉइल को, तो बैठा दो, काम हो जाएगा आपको। ठीक है सर। बाकी किसी वजह कोई सवाल, प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज अगर नहीं बनते हैं तो कैसे आपको चेक करना है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं सर आता। अगर कोई सीपीयू से वोल्टेज भी आते हैं ईएनएन और हाँ, ईएनपी पे। ईएन में जो आपका देखो कोई भी आईसी, जैसे एक आईसी का है ना, इस आईसी का जैसे कि किसी भी आईसी को देखो, एक मिनट, ईएन का मतलब होगा, ईएन का मतलब मान लो कि आपका एक टाइप का ये मॉसफेट मान लो 3 पैर का, या आप ठीक है ये है। अब आपको यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट करना है आपको, यहाँ पर जैसे आपको कोई फिक्स वोल्टेज आउटपुट करना है आपको, यहाँ से आपको मान लो कि यहाँ से आपको 2 वोल्टेज आउटपुट करना है, और यहाँ से आप दे रहे हैं जो भी आप दे रहे हैं, यहाँ से आप 3 वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 वोल्टेज की फिक्स। तो यहाँ पर इसका एक रिक्वायरमेंट होता है कि ये जो मॉस्फेट कितनी वोल्टेज पे काम कर जाएगा, मतलब कितना वोल्टेज को चाहिए उसके बाद ये वोल्टेज को पास कर देगा। तो जैसे इसका डिवीजन होता है, जैसे 0.5 आधा वोल्टेज देने पर ये काम नहीं करेगा, और वहां पर डिसाइड है कि ये इसको काम करने के लिए आप 0.6 वोल्टेज से ऊपर देंगे तो ये काम कर जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो हम इसीलिए समझ जाते हैं ईएन जो हमारा काम करता है वो 1.2 से स्टार्ट होता है और आपका 1.8 वोल्टेज तक मिलता है आपको। ईएन मिलता है इतना,
तो आपका आईसी काम कर जाता है। ये आईसी के रिक्वायरमेंट में ही होता है। अगर इस आईसी को इस वोल्टेज से कम मिलेगा तो आईसी काम ही नहीं करेगी। तो सीपीयू की तरफ से भी इतना सर जैसे एम आई 5 में जैसा प्रॉब्लम होता है कि एम आई का फर्स्ट लोगो आ जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर लाइट जलता रहेगा लेकिन ग्राफिक्स नहीं आएगा, और सीपीयू चेंज करने पर वो सही हो जाता है, ऐसा क्यों होता है सर उसमें? तो उसमें डेटा, मैंने बताया था डेटा और क्लॉक उसमें नहीं आता। जैसे ये आईसी है ना, ये वाला आईसी, इसमें डेटा क्लॉक आपका वहां से नहीं आता है। डेटा क्लॉक की लाइन खराब हो जाती है या शॉर्ट हो जाती है तो ऐसा दिक्कत आ जाता है आपका। डेटा डेटा लाइन क्लॉक की लाइन को चेक करने के लिए आपके पास डीएसओ होना चाहिए। डीएसओ के थ्रू समझ पाएंगे इसकी जो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर बन रही है। कभी कभी क्या है, फ्रीक्वेंसी लो बनती है, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो सर हम डीएसओ मशीन के बिना जीआर पे जज नहीं कर सकते कि लाइन हाँ, डाटा जीआर क्लॉक पे की सही है नहीं? करेंगे, जीआर पे जज करेंगे। जैसे मान लो आपके पास कोई भी हैंडसेट आया और आपने उसका आईसी को उतारा, हैंडसेट ओके है, और आपने उस ओके कंडीशन आईसी का जीआर लिख लिया आपने, तो आपको मालूम हो गया कि इस पिनों पर इतना ही जीआर आता है, तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मतलब सर मतलब जीआर हो सकता है कम आ रहा है तो भी वो लाइन में प्रॉब्लम हो हाँ सकती है। हाँ, मेरे जीआर पास जीआर ओके देखो, जीआर होना चाहिए। ऐसे अगर आपका जीआर कम आएगा तो जो भी आपका वहां से जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो भी कम बनेगी। तो फिर आपका हाँ सही है प्रॉपरली सही। ग्राफिक्स के लिए जो वोल्टेज में फिर वेरिएशन हो जाएगा, या सीपीयू समझ नहीं पाएगा कि इसका जो एक्चुअल जो वैल्यू है उससे कम वैल्यू दिखेगा, तो वो सीपीयू उसको इग्नोर कर देगा। उसके बाद आपका ग्राफिक्स करने लगे। सर सर यही चीज पीएमआई 632 में भी बनती है 902 में, तो उसमें किस हिसाब से बनेगी है? हाँ वीएसएन तो वीएसपी वो भी आउट। हाँ, तो जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया है कि आपका ये 15 वोल्ट का आईसी है, ठीक है। अब जब हम आगे नेक्स्ट चलेंगे, जिसमें आपकी पीएमआई आईसी के अंदर ग्राफिक सेक्शन होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये मैंने केवल 15 वोल्ट की आईसी के बारे में समझाया आपको। जैसे कल कल क्लास में समझाएंगे आपको ग्राफिक आईसी जो आपकी पीएमआई 632 होता है, आपका PM660L होता है, उसमें कैसे काम करता है आपका। उसमें क्या होता है, उसमें ये 15 वोल्ट उसके अंदर ही मर्ज होता है। उसमें सारी लाइन ऑटोमेटिक आईसी के अंदर ही आई हुई होती है पहले से ही। मतलब कोई भी आईसी हो हमें ये 15 बॉल चेक करनी है, जैसे ईएनपी और डाटा क्लॉक की लाइन हमें चेक करनी है, उसमें आउट इनपुट हो रही है नहीं हो रही है। हाँ देखो, डेटा क्लॉक की लाइन खराब होने से आपके फोन में ब्लू डिस्प्ले का समस्या आएगा। अगर डेटा क्लॉक की लाइन में किसी भी लाइन को अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिला तो आपके फोन में एक बार लोगो आ जाएगा, उसके बाद डिस्प्ले ब्लू हो जाएगी। और सर इसमें सबसे ज्यादा लाइन खराब कौन सी होती है जो सीपीयू हाँ, की तरफ से आती है? ईएन ईएन लाइन ज्यादा खराब होती है, क्योंकि आपका जब आपके वोल्टेज नहीं बनते हैं तो आप ईएन चेक नहीं करते हैं। ईएन की वजह से ऐसा होता है। अगर आपका प्लस का ईएन आ रहा है तो केवल एक ही वोल्टेज आउटपुट होगा आपका, प्लस का 5 वोल्टेज, माइनस वाला आउटपुट नहीं होगा। तो ईएन का भी समस्या कई बार देखा है हमने, कई बार सीपीयू को ड्रिल करके ईएन का जंपर लगाया है, तब जाके दोनों वोल्टेज बने हैं, ग्राफिक्स जब आया है। सर किसी किसी मोबाइल में वीएसएन वीएसपी पे 6 वोल्टेज भी आता हाँ हाँ, इसमें 6 वोल्ट है। वो आपका कॉइल पर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पर आपकी कॉइल लगी है 4.7 माइक्रो हेनरी की, कहीं पर आपकी कॉइल लगती है 10 माइक्रो हेनरी की। जैसे अगर आपने बूस्ट कॉइल को चेक किया हो लाइट की को, तो वो आपकी 4.7 की भी लगी होती है, और किसी हैंडसेट में वो 10 माइक्रो हेनरी की भी लगी होती है। है। तो सर हम ये बूस्ट को लाइट सेक्शन से अगर निकाल के डाले तो भी चल जाएगा, लाइट सेक्शन का हाँ, ग्राफिक्स में, या लग, ग्राफिक्स का लाइट? लगा देंगे तो चल जाएगा आपका, क्योंकि ग्राफिक्स का जो इसका काम भी आपका वोल्टेज को बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना, और पुश का काम भी बढ़ाना होता है। तो ये दोनों सेम टू सेम काम करते हैं, पर बक कॉइल वाले काम नहीं करेंगी। तो बक कॉइल में आपका वायर मोटा होता है, वो एम्पेयर को डाउन एम्पेयर बढ़ाती है, वोल्टेज को काम करती है इसीलिए। तो बक कॉइल जो अपनी पावर आईसी के आजू बाजू लगी रहती है? हाँ हाँ, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनका काम होता है वोल्टेज को कम करना, क्योंकि उनमें जो उनका जो अंदर का जो मटेरियल है जिससे उससे डिजाइन किए गए हैं, उसके अंदर मोटा वायर यूज किया जाता है। मतलब मोटा वायर का मतलब उसमें राउंड कम होते हैं।
तो राउंड कब होंगे तो वोल्टेज आपका ज्यादा बूस्ट नहीं होगा और वहां से एम्पियर हाई जनरेट हो जाता है। वो एम्पियर हाई करने के लिए वक कॉइल का यूज किया जाता है। और आपकी बूस्ट कॉइल के अंदर वायर पतला होता है, उसके राउंड ज्यादा आते हैं, इसीलिए वो वोल्टेज को बूस्ट कर पाता है। ठीक है, बाकी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। क्लास आपका यहीं तक था, क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा। गुड नाइट।